ओके हेलो, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी ऑर्बिटल्स के बारे में। एनर्जी के बारे में, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कैसे कैसे होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टेट से। इस चीज को ऐसा भी समझ सकते हो कि हम हाइड्रोजन को लेके एक तरीके से चल रहे हैं और उसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं जो कि ऑलरेडी मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बात ये होती है कि जो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे 1s हो, जैसे 1s ले लो, जैसे ये 2s 2p 2p ये सब के सब सेम लाइन में है ना। 3s 3p 3d ये सब सेम लाइन में, तो ये सब के सब सेम लाइन में इसलिए क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है ना। तो अब इनकी एनर्जी सेम है तो ये सब के सब किस कैटेगरी में जाएंगे, डीजेनरेट की कैटेगरी में। ये तीनों डीजेनरेट हैं, ये दोनों डीजेनरेट हैं। आगे समझ में आ गई बात। तो जो सेम लाइन में है, जिनकी एनर्जी सेम है, उसको हम ऐसे बोलते हैं डीजेनरेट। अगली चीज हमारे पास ये है कि जो 1s ऑर्बिटल होता है, जो वो क्या होता है, वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होता है, सबसे बढ़िया कंडीशन में होता है। जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक तरीके से सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हाइड्रोजन की भी स्पेसिफिकली जब बात करें तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी यहाँ पे रहने वाला एनर्जी जो है वो एक तरीके से क्या है, ग्राउंड स्टेट। अगली चीज हमारे पास क्या है और आखिरी वो क्या है कि जो इसके ऊपर होते हैं, जो 1s 1p सॉरी सिर्फ 1s के ऊपर जो भी होते हैं, 2s 2p या फिर जो भी 2s 2p 3s 3p 3d जो भी हैं, सारे के सारे वो किस कैटेगरी में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बढ़िया होती है, वहां पे स्टेबल होता है। ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ती है तो वहां स्टेबल नहीं होता, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो अब बात करते हैं जो एनर्जी है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। जो एनर्जी हमारे ऑर्बिटल्स की है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। और वो क्या है, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये बात बहुत अच्छे से डिटेल में मैं तुम्हें समझा चुका हूं, तो प्लीज वो चेकआउट कर लेना अगर प्रॉब्लम है तो। बाकी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं तब ये इन दो बातों पर डिपेंड करती है। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बोलने का क्या मतलब है, बेसिकली मतलब ये है कि जब हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें जो फोर्सेस होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो कि तुम कह सकते हो, वो सिर्फ यही है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बात तुम्हें पता होगी। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ एक यही तरीके का फोर्स है। इसके अलावा कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता जब हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। बट जब मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जाता हूं, ऐसे एटम्स में जाता हूं जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब यहां पे ये वाला फोर्स तो है ही, कहने का मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच वाला फोर्स तो है ही, साथ के साथ इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन वाला फोर्स भी होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो ओवरऑल हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ n से काम चल जाता है। बट जैसे मैं ऊपर बढ़ने लगता हूं तब सिर्फ और सिर्फ n से काम नहीं करता, यहां फिर मुझे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यहां सिर्फ शेल से काम चल जाता था हाइड्रोजन में, यहां सब शेल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत बेसिक सिंपल सी बात है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल दो बात पर डिपेंड करेगी। एक तो हमारे पास क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से लिखते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। अब ये क्या चीज होती है, जरा ध्यान से सुनो। इसके लिए हम एग्जांपल उठाते हैं किसका, सोडियम का। अब जरा सोचो, सोडियम का बीच में क्या होने वाला है, न्यूक्लियस होने वाला है। और उस न्यूक्लियस में जैसे कि तुम्हें पता है, अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 11 ही प्रोटॉन्स भी होंगे, सिंपल सी बात है। अब होगा क्या कि वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, अच्छी बात है। बट होगा क्या, कभी कभी क्या मतलब मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस है वो इस पे फोर्स लगाना चाहता है, बिल्कुल इस पे फोर्स लगाना चाहता है। बट रास्ते में क्या होगा कि इस पे फोर्स तो आराम से वो लगा देगा, बट जब वो इस पे फोर्स लगाएगा या फिर वो इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे फोर्स लगाते समय जो नीचे वाले दो हैं वो परेशानी क्रिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम पे फोर्स लगने दो, है ना, तुम तो पीछे हो, तुम्हारे ऊपर कम फोर्स भी लगेगा, काम बन जाएगा। ओवरऑल ये एक तरीके से बाधा की तरह क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। अब लाइक खुद सोचो ना कि ये इस तक फोर्स पहुंचाना चाहता है, बट रास्ते में ये दोनों है, तो ये कुछ ना कुछ उंगलीबाजी तो करेंगे ही करेंगे, और ऐसा ही होता भी है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि देखो,
देखो जो हमारे पास आगे प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन्स का इनर शेल्स में, जैसे कि ये है ना, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, वो पूरी तरीके से फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। ऐसा समझ लो उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगने वाला था, वैसे कि ये बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने, बट समझ लो 20 न्यूटन का फोर्स लगने वाला था, बट उसके ऊपर 15 ही न्यूटन का लग पाएगा, 5 न्यूटन ये अंदर वाले खा जाते हैं। ऐसा समझ सकते हो तुम लोग, सिंपल सी बात है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरीके से स्क्रीन करते हैं, उसको शील्डिंग करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि क्या होता है कि अब मेरे पास जो न्यूक्लियस है वो तो अपना अट्रैक्शन करता रहेगा, बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल वो बहुत हद तक थोड़ा बहुत अमाउंट जो है फोर्स का वो उसको डिक्रीज कर देते हैं, है कि नहीं। अब खुद सोचो, ऐसा समझ लो कि ये मेरे पास एक आदमी है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे रस्सी से मैंने इसको ट्राई किया खींचने की, ठीक है। और यहाँ पे एक आदमी है, वो उसको थोड़ा सा धक्का लगाने की भी कोशिश कर रहा है। तो मैं अगर मान लो पूरी जान लगा भी दूं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरा फोर्स तो वो दूसरा आदमी कम कर ही देगा, क्योंकि मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं और दूसरा उसको ढकेलने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरा लगाया हुआ फोर्स कम हो जाएगा। और वही चीज होती है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का लगाया हुआ फोर्स जो है वो ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कम कर देते हैं। सिर्फ इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम इस चीज को दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आखिरी चीज हमारे पास यहाँ पे यही है कि द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अब नेट पॉजिटिव चार्ज जितना भी उसके ऊपर लग रहा है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। कह लो वही वाली बात है कि उस पर लगना चाहिए था 20 बट लग सिर्फ 15 पा रहा है, ठीक है। तो नेट यही बच रहा है, तो इसी चीज को अब हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओवरऑल है इससे ज्यादा चार्ज, पक्का इससे ज्यादा चार्ज होगा, बट पूरा पूरा वो फेस कर ही नहीं पा रहा क्योंकि बीच में लोग अड़ंगा डाल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो ये थी शील्डिंग इफेक्ट और एनर्जी की कहानी। और अब लास्ट चीज जो हमें इस चीज में डिस्कस करनी है वो क्या है, ऑर्डर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। मतलब हमारे पास ऑर्डर क्या होते हैं अलग अलग चीजों के, सिर्फ एक नहीं, ध्यान से देखते जाओ समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज है शील्डिंग इफेक्टिविटी, मतलब कि सबसे ज्यादा अच्छे से शील्ड कौन कर सकता है। तो सबसे ज्यादा बढ़िया से कर पाता है एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। क्योंकि जो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो सर्कुलर शेप में होता है, तो वो क्या कर पाता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है चार्ज को रोकने की। अब मान लो यहाँ पे कोई एस ऑर्बिटल है, वो सबसे ज्यादा चार्ज को रोक पाएगा ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन तक ना पहुंच पाए। तो शील्डिंग का मतलब क्या है, किसी तरीके से पीछे वाले इलेक्ट्रॉन तक चार्ज नहीं पहुंचने देना। तो सबसे ज्यादा बढ़िया से ये काम कौन कर जाता है, एस कर पाता है, और सबसे कम कौन कर पाता है, एफ ऑर्बिटल कर पाता है, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है, टाइम स्पेंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा समय कौन बिताता है, तो वो कौन बिताता है, एस ऑर्बिटल ही बिताता है। तुम्हें पता है शुरुआत ही जब एस से हो रही है तो सबसे पहले एस आएगा, यानी वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा किसके, न्यूक्लियस के। ये तो सिंपल सी बात है। अगली चीज हमारे पास क्या है, जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है कि एक्चुअल में ये जो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन है या कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल में टोटल सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो सबसे ज्यादा शील्डिंग कर लेता है, कहने का मतलब वो सबसे ज्यादा चार्ज अपने लिए रख लेता है, तो सबसे ज्यादा उसी के ऊपर लगेगा। और इस बेचारे के ऊपर चार्ज जा ही नहीं पाता क्योंकि सारा का सारा तो एस ऑर्बिटल ने रख लिया, इसीलिए एफ ऑर्बिटल पे काफी कम जेड इफेक्टिव लग पाता है, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट बात क्या है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है कि अगर इसके ऊपर चार्ज जा ही नहीं पा रहा, यानी इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। न्यूक्लियस का काम क्या है, उसको रोकना, क्योंकि वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसके ऊपर सबसे कम चार्ज जा रहा है, तो सिंपल सी बात है सबसे ज्यादा एनर्जी भी क्या होगी, इसी के पास होगी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा एफ ऑर्बिटल पे होती है और सबसे कम एस ऑर्बिटल पे, ठीक है। अगली और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि क्या मैथमेटिकली अगर जब एनर्जी हम निकालेंगे तो वो कैसे निकाल सकते हैं। ओवरऑल बस मैं बोल दूं कि इसकी एनर्जी ज्यादा है कम है, ऐसे बोलने में मजा नहीं आता, हमें बतानी भी पड़ेगी कि किसकी एनर्जी किससे कैसे ज्यादा है। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है, n+l। अब जिसमें n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये सिंपल रूल है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे तुम देख सकते हो, अब मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू होती है 1 और मेरे पास l की वैल्यू कितनी होती है 0। जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है ना। n की वैल्यू को और l की वैल्यू को ऐड कर दिया, सेम 2s के लिए किया तो 2 + 0 हो गया, हमारे पास कितना आ गया, ये 2 हो गया। सिंपल सी बात है 2p के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ऐड कर दिया कितना हो गया, 3 हो गया। तो सिंपल
सी बात है, साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो पक्का जो 2p है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद 2s की, और सबसे कम किसकी होगी, 1s की। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से एनर्जी निकाली जाती है। अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान से सुनो जरा, नोटिस अगर तुम एक चीज करोगे कि मेरे पास जो 3p है, 3p की एनर्जी मेरे पास कितनी है, 4 है, उसकी भी एनर्जी 4 है क्योंकि उसके n की वैल्यू 1 है, सॉरी क्योंकि उसके n की वैल्यू 3 है और उसके l की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो उसके क्या नाम है, 3p में जब पूरा करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बट वही जब मैं 4s की बात करूंगा तो 4s में भी कितनी आंसर आ रहा है, 4 ही आ रहा है, क्योंकि इसके n की वैल्यू तो 4 है बट s की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर तुम नोटिस करोगे कि 3p है और 4s है, इन दोनों की जो मेरे पास एनर्जी है वो बराबर है। तो अब इनमें से ज्यादा एनर्जी वाला किसको माने, या दोनों को बराबर माने? तो एक्चुअल में देखा जाए रूल के हिसाब से, n+l रूल के हिसाब से 3p जो है उसका जो एनर्जी है वो 4s के बिल्कुल बराबर है। बट ध्यान रखना इस बात का, हम उसको ज्यादा एनर्जी वाला कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि दोनों की एनर्जी बराबर है। हमेशा जो 4s है उसकी एनर्जी को हम ज्यादा कंसीडर करेंगे 3p के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो 4s है उसके n की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? अब 4s जो है उसके n की वैल्यू कितनी है, 4 है, साफ साफ नजर आ रहा है। और 3p के n की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 3 है, ये तुम्हें नजर आ रहा है। तो अगर किसी दो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाए तो हम लोग कंसीडर किसको करते हैं, फिर n को करते हैं। अब जिसके n की वैल्यू बड़ी होगी हम उसको एनर्जी ज्यादा लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना इसमें। सेम यहाँ पे भी यही चीज है कि 3d जो है उसकी भी एनर्जी 5 है और 4p जो है उसकी भी एनर्जी 5 है, बट हम मानेंगे कि 4p की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी 3d से, क्योंकि इसका जो n की वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। सिंपल सी बात। और यहीं से हमारी आखिरी बात निकल के आती है, और वो क्या है, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल। अगर मान लो सेम सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होती है एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ z इफेक्टिव चार्ज। तो ये थी पूरी कहानी एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है जो मैंने अभी तुम्हें बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।